कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि 104 कंपनीज का पीई रेशियो 50 से भी ज्यादा है। संजीव प्रसाद जो सीईओ है वो कहते हैं कि मानो इंडियन मार्केट अंधी हो गई है, इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि वो कैसे रिस्क उठा रहे हैं। तो अडानी और अंबानी की वजह से कंपनीज इन्वेस्ट ही नहीं कर रही, पर इन्वेस्टर को इसके बारे में पता ही नहीं है। मार्च में सभी ने खुद वार्निंग दी थी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। कई लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारी स्टॉक मार्केट एक बबल है। 3 जुलाई 2024 एक हिस्टोरिक दिन था इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। सेंसेक्स, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 मेजर कंपनीज होती है, उसने 80,000 पहली बार पार कर दिया। 80,000 80,000 इनफैक्ट पिछले महीने मानो सेंसेक्स ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। 70 से 75,000 की जंप 80 ट्रेडिंग डेज में हुई थी, पर 75 से 80,000 की जंप बस 58 ट्रेडिंग डेज में हो गई। इंडिया का जो दूसरा मेजर बेंचमार्क है निफ्टी 50, जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी 50 कंपनीज होती है, उसने भी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया। मार्केट में जो पागलपन चल रहा है उसकी वजह से हर दिन लखपतिज और करोड़पतिज बन रहे हैं हमारे देश में। पर एक सवाल है, स्पेशली बजट के पहले, जो सबके दिमाग में है कि क्या हमारी स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, और हाँ तो क्या एक स्टॉक मार्केट क्रैश आने वाला है। भारत की अर्थनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे डरने की जरूरत है। एक तरफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसे अमित गोयल, जो पेज 360 के को-फाउंडर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कहते हैं कि इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ये ट्रेंड ज्यादा टाइम नहीं चलेगा और अभी इंडियन इक्विटीज वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा बबल है। दूसरी तरफ है सेबी की चीफ, जिनका कहना है कि हमारी मार्केट्स ओवर वैल्यूड नहीं है, बल्कि ये तो भरोसा है पूरी दुनिया का इंडिया की ग्रोथ पर। तो इन दोनों में से सही है कौन? इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चंस के जवाब दूंगा कि हमारी मार्केट इतनी हाई क्यों है, क्या वो ओवर वैल्यूड है, और हाँ तो क्या एक क्रैश आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट में इतने समय से एक बुल रन क्यों चल रहा है। एक मेजर कारण इसके पीछे है रिटेल इन्वेस्टर्स की स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन। स्क्रीन पर जो ग्राफ है आप उसको देखो। ये ग्राफ दिखाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं। आप नोटिस करो कि कोविड से इन इन्वेस्टर्स में कितनी तेजी से ग्रोथ हुई है। जुलाई 2010 में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स 1 करोड़ थे और अप्रैल 2024 तक ये नंबर 9 करोड़ हो गया। और इस बुखार की वजह से ही अब ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही हमारी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और ना कि फॉरेन की बड़ी कंपनीज। दीपक शेनॉय, जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में ज्यादा कंट्रोल करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से। और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बहुत यंग है, इनमें से 40% 30 साल से कम की उम्र के हैं, और ये ट्रेंड बढ़ेगा ही। हर महीने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से नए लोग इन्वेस्टर्स बन रहे हैं हमारी मार्केट में। 2010 में बस 7 लाख लोग थे उत्तर प्रदेश से जिन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया था। ये नंबर अगले साल तक 1 करोड़ हो जाएगा। अब क्योंकि मार्केट में नए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं और मार्केट का कंट्रोल अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के हाथों में है, इस वजह से बुल मार्केट चल रही है हमारे देश में। अब सवाल है कि ये यंग इन्वेस्टर्स आते क्यों जा रहे हैं मार्केट में। इसके पीछे एक कारण है कि नई स्टॉक ब्रोकरेज एप्स जो आई हैं, ज़ेरोधा हो, एंजल वन हो, ग्रो हो या फिर अपस्टॉक्स, इन्होंने कई टियर 2 और टियर 3 कस्टमर्स के लिए आसान बना दिया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। और ये लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं। जैसे 2023 में अपस्टॉक्स के 80% कस्टमर्स नॉन मेट्रो, नॉन टियर 1 शहरों से थे। कितले शेअर्स तुझ्याकडे? 27,855 LNT शेअर्स. आणि तुम्ही अल्ट्राटेक असा अल्ट्राटेक सिमेंटाचे अच्छा सिमेंट कितले शेअर्स? 2,475 2,475. फिर सरकार ने भी कई चेंजेस करी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और आसान हो गया। जैसे 2015 में सरकार ने नियम बदला जिससे रिटायरमेंट फंड्स जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है, और इसके साथ कई रिटायरीज का पैसा अब स्टॉक मार्केट में आ गया है और बुल रन चालू है। अब अच्छी इन्वेस्टमेंट करना एक तरीका होता है अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ बढ़ाने के लिए, एक और अच्छा तरीका होता है अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना, जिससे आप टॉप स्टार्टअप्स और कंपनीज में एक लीडरशिप रोल पा सको। और ये तभी होगा जब आपके पास रेलेवेंट स्किल्स और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक न्यू एज बिजनेस स्कूल है, इसके 1200 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पार्टनर्स हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, बेन कैपिटल और जोमैटो। मैं बात कर रहा हूँ बेंगलुरु में स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसने एक 18 महीने का पीजी प्रोग्राम लॉन्च किया है बिजनेस और टेक्नोलॉजी में।
वो बिजनेस एजुकेशन को रीशेप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है जिन्होंने $1 बिलियन बिजनेसेस जैसे उबर, मिंत्रा और मैकिन्जी में काम किया है। इधर आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा जो सोर्स हुए हैं रियल कंपनी से। इसके अलावा करिकुलम में दिया है कि आपको खुद का बिजनेस लॉन्च भी करना होगा, आपको एक आइडिया के बारे में सोचना होगा, रेवेन्यू कमाना होगा और वेंचर कैपिटल फर्म से पैसा रेज करना होगा। और क्योंकि ये बी स्कूल स्केलर का है जो एजुकेशन इंडस्ट्री में 7 साल से है, इस वजह से उनके 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पार्टनर्स हैं। इतना स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क हर बी स्कूल के पास नहीं है हमारे देश में। उनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स की प्लेसमेंट रेट 96% है, मीडियन CTC 25 लाख, जिसको B2K एनालिटिक्स ने वेरीफाई किया है। सेम कंपनी जो IIM की रिपोर्ट्स वेरीफाई करती है। और अभी वो 75 स्टूडेंट्स को हैंड पिक कर रहे हैं अपने लॉन्चिंग कोहॉर्ट के लिए, जो स्टार्ट होगा अगस्त 2024 में। एप्लीकेशंस खुल गई है और आपको फुल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। याद रहे, ये स्कूल उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप्स और MNCs में लीडरशिप रोल पाना चाहते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एक डिस्काउंट पाने के लिए आप SSB MOH का कूपन कोड यूज कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। फिर लोकल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बहुत पॉजिटिव है इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे पिछले 2 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $5 बिलियन के इंडियन स्टॉक्स खरीदे हैं। इनफैक्ट MSCI, जो मॉर्गन स्टैनली का एक स्टॉक इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट का कंट्रीब्यूशन 2020 में बस 8% था और अब 18% हो गया। मॉर्गन स्टैनली के स्ट्रेटेजिस्ट रिदम देसाई ने कहा कि इंडिया पूरी दुनिया में और पावर गेन कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो एक्साइटमेंट है इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच, इसी वजह से सेंसेक्स ने 80,000 पार कर दिया। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट इतना अच्छा कर रही है कि कई बिजनेसमैन अब ये सोच रहे हैं कि अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बजाय उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सौरभ मुखर्जी, जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो ये चीज करना चाहते हैं। और सौरभ कहते हैं कि ये कई लोगों के एक लॉजिकल डिसीजन है कि मान लो अगर एक बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में, जिसके बाद उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, जिसके बाद उनको 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। पर अगर वो यही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बुल मार्केट में है अभी, उसके बाद उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बस 10% ही देना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स पर। पर ये चीज अजीब नहीं है कि स्टॉक मार्केट इतना अच्छा कर रही है कि लोग अपने बिजनेस की बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से कई लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारी स्टॉक मार्केट एक बबल में है। आज एक बबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। बबल में कितना टाइम है इंडिया में आपके हिसाब से? And nobody in last 4 years has seen a serious correction. सोचने वाली बात है। ये परखने के लिए कि एक स्टॉक मार्केट बबल में है या फिर नहीं, हम उस स्टॉक मार्केट में कई कंपनीज की जांच करते हैं। जैसे एक तरीका है ये देखने का कि जितने प्राइस पर एक कंपनी का स्टॉक खरीदा जा रहा है, उसके कंपैरिजन से कंपनी पैसा कमा कितना रही है। इसको चेक करने के लिए कई इन्वेस्टर्स कंपनीज का PE रेशियो देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या है डिवाइडेड बाय कंपनी की क्या इनकम है पर शेयर। और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि PE रेशियो के हिसाब से कई इंडियन कंपनीज ओवर वैल्यूड है। इनफैक्ट 2 महीने पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट ने दिखाया कि हमारे देश में अभी 104 कंपनीज है जिनका PE रेशियो 50 से भी ज्यादा है। यानी कि ये कंपनीज कमा तो बस ₹1 रही हैं पर शेयर, पर इन्वेस्टर्स ₹50 दे रहे हैं उनका स्टॉक खरीदने के लिए। अब यूजुअली जब PE रेशियो एक कंपनी का अराउंड 30 होता है तो वो रीजनेबल माना जाता है, पर अभी 100 से ज्यादा कंपनीज का 50 पार कर गया है। और कोटक ने दिखाया कि इनमें से 9 कंपनीज का PE रेशियो तो 100 से ज्यादा है। यानी कि इन्वेस्टर्स हर ₹1 जो कंपनी कमा रही है उसके लिए ₹100 दे रहे हैं स्टॉक खरीदने के लिए। इसी वजह से कोटक ने एक फुल रिपोर्ट लिखी है जहां उन्होंने कहा कि ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कंपनीज जिनका PE रेशियो 50 से ज्यादा है उनकी संख्या पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ गई है। जैसे जोमैटो की बात करते हैं जिसका PE रेशियो अभी 500 से ज्यादा है। अब आप सोचोगे कि इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी के स्टॉक्स क्यों खरीद रहे हैं जिसका PE रेशियो 500 से ज्यादा है। कोटक ने कहा भेड़ चाल की वजह से। उन्होंने बताया कि जैसे ही जोमैटो ने अनाउंस किया कि अब वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कई इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो गए और उनका स्टॉक खरीदने लग गए, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस भी बढ़ा और PE रेशियो भी। इनफैक्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। संजीव प्रसाद जो CEO हैं, उन्होंने कहा कि अभी इंडियन मार्केट अंधी हो गई है और रियलाइज नहीं कर रही कि उन्होंने कैसे रिस्क उठाए हैं अगले 2 से 10 सालों के लिए।
गुलजार नटराजन जो एक एक्स IAS ऑफिसर है, उन्होंने भी एक एनालिसिस करी जिसने दिखाया कि इंडियन कंपनीज बहुत अजीब तरीके से काम कर रही है। उन्होंने 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज का डेटा देखा जिसने दिखाया कि 2018 और 2022 के बीच उनकी नेट सेल्स तो 50% से ज़्यादा तक बढ़ी है और नेट प्रॉफिट्स करीब 200% तक। तो अभी एक कंपनी छप्पड़ फाड़ के पैसा कमा रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स उनका स्टॉक खरीद रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये कंपनीज आने वाले सालों में भी इतना पैसा कमाएंगी, क्योंकि जो पैसा आ रहा है उनकी कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं कर रही नई ज़मीन लेने के लिए, नई फैक्ट्रीज बनाने के लिए। इसलिए एक डर है कि अभी तो ये कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, पर 2-3 साल के बाद क्या होगा। अरविंद सुब्रमण्यम जो हमारी सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उन्होंने भी ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि कंपनीज कमा तो रही है पैसा, पर उनको डर है कि जब वो इन्वेस्ट करेंगी वो फैक्ट्रीज में या फिर नई चीज़ें बनाने में, तो वो कंपटीशन में हार जाएंगी कुछ कंपनीज के खिलाफ। वो किन कंपनीज के खिलाफ हार जाएंगी? अडानी और अंबानी जैसी कंपनी से जिनको हमारी सरकार प्रेफरेंस दे रही है। तो बेसिकली कंपनीज को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट तो अंबानी अडानी को ही मिलने, इसलिए हम इन्वेस्ट ही क्यों करें। पर अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वो पैसा कैसे कमा पाएंगी, और ये अभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को जानकारी नहीं है। अभी तो इन्वेस्टर बस एक्साइटेड है कि कंपनीज मोटा प्रॉफिट कमा रही है, पर वो ये नहीं सोच रहे कि 5-10 साल के बाद क्या होगा। और जो इन्वेस्टर्स के बीच एक्साइटमेंट भी है ना, वो कुछ सेक्टर्स में है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी। डिफेंस कंपनी जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन रीच शिपिंग और भारत डायनामिक्स, इनके पिछले 9-12 महीने में स्टॉक्स डबल हो गए और इनके PE रेशियोज बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये इतने ज़्यादा है कि जो इस्टेब्लिश कंपनीज है उनकी भी वैल्यूएशन छोटी लगती है इन कंपनीज के सामने। जैसे फ्रेंच मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेकर डसॉल्ट एविएशन और US शिप बिल्डिंग कंपनी हंटिंगटन इंगैलिस, उनकी वैल्यूएशंस ऐसी इंडियन कंपनी से बहुत कम है, जबकि इन कंपनीज का बिजनेस बहुत ज़्यादा है इंडियन कंपनीज के कंपैरिजन से। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका में कंपनीज की PE रेशियो ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट एनवीडिया का PE रेशियो अभी 70 से ज़्यादा है। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि कई कंपनीज का PE रेशियो बहुत हाई है जो एक्चुअली ट्रेडिशनल सेक्टर्स में है, जैसे वो कार कंपनीज जो डीजल या फिर पेट्रोल में चलती हैं और उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी एडवांटेज ही नहीं है। हो सकता है कि 10 साल बाद कोई पेट्रोल की गाड़ी बिके ही ना, तो भला उनका PE रेशियो इतना ज़्यादा क्यों है। जैसे कोटक ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की वजह से फ्यूचर में ट्रेडिशनल गाड़ियों की कंपनीज की वैल्यू कम होनी चाहिए, पर उनकी वैल्यूएशन और PE रेशियो तो ज़्यादा है। भला क्यों? भेड़चाल। इसीलिए कोटक के CEO ने कहा था कि उनको लगता है कि मार्केट अभी अंधी हो गई है और कई रिस्क्स सबकी आंखों के सामने तो हैं, पर मार्केट इस रिस्क को इग्नोर कर रही है। ऐसी भेड़चाल हुई थी करीब 25 साल पहले अमेरिका में, जब एक .com बबल आया था। तब इन्वेस्टर्स पागल थे हर कंपनी के पीछे जिसका नाम .com से एंड होता था। इस पागलपन की वजह से कई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंटरनेट कंपनीज का स्टॉक खरीदने लग गए, चाहे उनका रेवेन्यू इतना सा भी ना हो। ऑब्वियसली फिर एक बबल बन गया और ये बबल एक दिन बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स का बहुत भारी नुकसान हुआ। PE रेशियो के अलावा कई लोग एक दूसरा इंडिकेटर भी यूज करते हैं स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन देखने के लिए। उसको बोला जाता है वॉरेन बफेट इंडिकेटर, जिसको बनाया था वॉरेन बफेट ने, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। इस इंडिकेटर में देश की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर स्टॉक मार्केट की वैल्यू डिवाइड करी जाती है कंट्री की GDP से। फिर ये वैल्यू हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करी जाती है। अभी वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्या है इंडिया के स्टॉक मार्केट का? 1.02 और 10 ईयर की हिस्टोरिकल एवरेज क्या है? 0.91। यानी कि अभी वॉरेन बफेट इंडिकेटर ज़्यादा है हिस्टोरिकल एवरेज से, जिसका मतलब है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। पर कई लोग हैं जो ऐसी चीज़ों से परेशान नहीं है, जैसे मार्क मोबियस जो एक फंड मैनेजर है। वो कहते हैं कि चाहे PE रेशियो अभी बहुत ज़्यादा हो, पर ये कहानी का बस एक हिस्सा ही बताता है। वो कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है और कई सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसलिए जो हाई PE रेशियो है अभी उन स्टॉक्स का वो जस्टिफाइड है, इन्वेस्टर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कहा मॉर्गन स्टैनली के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट रिदम देसाई ने कि इंडिया की बुल मार्केट अभी जारी रहेगी, लिक्विडिटी अच्छी है मार्केट में और लोगों का जो भरोसा है मार्केट में वो तगड़ा है, तो टेंशन किस बात की। पर इधर ही एक प्रॉब्लम आती है, उन लोगों ने जिन्होंने बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे रिलायंस हो या फिर टाटा हो, उनको शायद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर उन लोगों ने जिन्होंने छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे स्मॉल कैप कंपनीज में, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है। जैसे अमित गोयल जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया की छोटी कंपनीज में
कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट आ गई है। डेवीना मेहरा जो फर्स्ट ग्लोबल की एमडी है, वो कहती है कि मार्केट बबल में नहीं है, पर कई स्मॉल कैप स्टॉक्स जरूर बहुत ओवर वैल्यूड है। मार्च में सभी ने खुद वार्निंग दी थी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती है ना, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जा सकता है उनकी वैल्यूएशन या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लार्ज कैप कंपनीज हुई टॉप 100 कंपनीज जिनकी 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है। इनको ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहा जाता है, जैसे रिलायंस हो गया या फिर टाटा। मिड कैप कंपनीज हुई जिनकी मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच है, और स्मॉल कैप कंपनीज हुई जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है। डेवीना मेहरा का कहना है कि इन्वेस्टर्स को अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप कंपनीज में कम कर देना चाहिए, यानी कि वो कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से कम है। डेवीना कहती है कि स्मॉल कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी के साथ नहीं चलते, उनका ट्रेंड मानो अलग ही होता है, इसलिए उनका स्टॉक कैसे बढ़ेगा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो बढ़ते भी बहुत तेजी से और गिरते भी उतनी तेजी से, जिसकी वजह से रिकवर करना कई बार इन स्टॉक्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो स्मॉल कैप इंडेक्स 78% तक गिरा था और ये 8 साल तक रिकवर नहीं हुआ था। अब कई लोग ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग करके बहुत पैसा कमाया। जैसे पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स की एवरेज एनुअल रिटर्न करीब 22% है, जबकि ये रिटर्न लार्ज कैप फंड्स की बस 14% है। पर याद रहे कि यही स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल भी होते हैं, एक साल ऊपर तो दूसरे साल नीचे। कितने रिटेल इन्वेस्टर्स ये वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं? लोग ना बहुत इमोशनली भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा कर रहे होते हैं, वो बहुत सारा पैसा डाल देते हैं, पर अगले साल जब वो गिर जाएंगे, उनका पोर्टफोलियो भी गिर जाता है। इससे अच्छा है कि आप डिसाइड करो कि आपका कितना पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन स्मॉल कैप में जाएगा, और चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे, आप उस कंट्रीब्यूशन को फिक्स रखो। सेबी ने इनफैक्ट खुद स्टेटमेंट दी थी कि इन्वेस्टर्स को अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप्स में कम करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में बबल के 2 रिस्क के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। पहला कि कैसे कई कंपनीज का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है, और दूसरा कि स्मॉल कैप्स बहुत डेंजरस हो सकती हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है बजट। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. क्रिस्टोफर वुड, जो जेफरीज के ग्लोबल हेड है इक्विटी स्ट्रैटेजी के, उन्होंने कहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट को यूनियन बजट बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। अब देखो, बजट और स्टॉक मार्केट का बहुत समय से क्लोज रिलेशनशिप रहा है। अगर मार्केट ये मानती है कि बजट इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, तो स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी, अगर नेगेटिव है तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। अब कई लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि बजट के बाद स्टॉक मार्केट में होगा क्या, पर लॉन्ग टर्म में ये मूवमेंट्स मैटर नहीं करती। इनफैक्ट 2020 में मॉर्गन स्टैनली ने अनाउंस किया था कि बजट का इम्पैक्ट मार्केट में अब मैटर ही नहीं करता। जैसे 2004 में यूपीए सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटा देता शेयर मार्केट से, जिसका मतलब है कि अब आपको कम टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से ज्यादा तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। ये एक अच्छी चीज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए, बट बजट अनाउंस करने के बाद इंडेक्स गिर गया था। तो मार्केट तो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि उनको एग्जैक्टली पता है कि मार्केट में होगा क्या, तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर मैं होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, बल्कि मैं अपना पैसा उधर डालता और पैसे कमाता। पर कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि बजट का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पर अगर नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस होते हैं इस बार। जैसे क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि अगर एक नया कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया गया तो स्टॉक मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती है। वो कहते हैं कि सरकार कई समय से सोच रही है कैपिटल गेन्स टैक्स इंक्रीज करने के लिए। याद है कि मैंने बात करी थी कि अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बस 10%, जिसकी वजह से कई एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस की बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश करे ताकि कम से कम एंटरप्रेन्योर अपने धंधे में इन्वेस्ट करें। वो कहते हैं कि सरकार का मानना है कि टैक्स बढ़ाने से जो अंधाधुंध ट्रेडिंग हो रही है गैम्बलिंग की तरह, वो शायद कम हो जाए, जिससे लोग अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ सकती है। अब करेक्शन का मतलब क्रैश नहीं होता, करेक्शन थोड़ी सी होती है और कुछ समय के लिए होती है, जबकि क्रैश का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। इसे कई लोग का मानना है कि मार्केट में तो करेक्शन होगी, या तो इस वजह से क्योंकि कई कंपनीज का पी रेशियो 50 से भी ज्यादा है, या फिर इस रीजन से कि अगर सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा सकती है। अब क्रैश आएगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि आप किस थ्योरी पर विश्वास करते हो, कि इन कंपनीज का पी रेशियो इतना हाई है क्योंकि फ्यूचर में इन कंपनीज की भारी इनकम होने वाली है और इन्वेस्टर इस चीज को जानता है, या फिर आप इस थ्योरी पर विश्वास करते हो कि इन्वेस्टर भेड़ चाल में अभी इन्वेस्ट कर रहा है और कई कंपनीज की फ्यूचर में इतनी अच्छी कमाई नहीं होने वाली।
रजत शर्मा जैसे लोगों को कोई टेंशन नहीं है। वो सीईओ है सना सिक्योरिटीज के और वो कहते हैं कि अगर मार्केट में करेक्शन भी आए या फिर क्रैश भी आ जाए, इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है और क्रैश या फिर करेक्शन ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। आपको डिसाइड करना है कि करेक्शन आए या फिर क्रैश आए, आपका पोर्टफोलियो किस सिचुएशन में है। बेस्ट एडवाइस यही है कि आप उन चीजों में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो। भेड़ चाल में मत घुसना। भेड़ चाल में घुसकर ही इन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और इनका हल समझने के लिए ये वीडियो देख लो। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।